ये LLB फोर्थ सेमेस्टर में आपके सिविल प्रोसीजर कोड 1908 ये पेपर आपका फिफ्थ है। वादों का अंतरण, इसके संदर्भ में आपको जो सेक्शन कवर होता है वो है 22, 23, 24 एंड 25। इस सेक्शन के अंतर्गत वादों का अंतरण का प्रोविजन किया गया है आपके सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत। अब वादों का अंतरण कैसे होता है और क्यों होता है और इसका उद्देश्य क्या है। ये कभी कभी पक्षकारों को ये आभास होता है कि उनके साथ न्याय नहीं होगा, ठीक है ना। किसी विशेष न्यायालय में उनके साथ न्याय मिलने की संभावना जो है नहीं है, तो ऐसी अवस्था में अपनी बात को जो है वो दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित मतलब अंतरण करा सकते हैं, अंतरण की मांग कर सकते हैं। और इसी जो है उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस आपके सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 22 से 25 तक प्रोविजन दिया गया है कि 22 से लेकर के 25 तक के अंतर्गत मामलों का वादों का अंतरण पक्षकार करा सकता है, ठीक ना। ये सेक्शन आपका 22 जो है ये प्रतिवादी को, ये प्रतिवादी का ये राइट है। इसमें कौन है ये अब अलग करते हैं, एक एक सेक्शन को हम लेके चलते हैं। सेक्शन 22, ठीक ना, 22। अब 22 जो सेक्शन आपका जो है ये चलते हैं। ये सेक्शन आपका 22 जो है प्रतिवादी, इसमें किसका राइट मिलता है, प्रतिवादी को मिलता है। प्रतिवादी जो है आवेदन दे करके और अपने सूट को अंतरण करा सकता है, ठीक ना। हाँ, और इस तरह से ये, लेकिन एक मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वादों का अंतरण करने के लिए CPC के जो प्रोसीजर है जिसमें सेक्शन 22 से लेकर 25 तक जो प्रोविजन है वो पर्याप्त है और उससे इतर कोई भी प्रोविजन के अंतर्गत मुकदमे का अंतरण नहीं किया जा सकता है। एक केस ला है, नोट करिए, दुर्गेश शर्मा बनाम जयश्री, दुर्गेश वर्मा बनाम जयश्री, ठीक है। इस केस में जो है वो ये 2009 का केस है, 2009 का सुप्रीम कोर्ट का केस है AIR, ठीक है ना। ये है, इसमें ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया वादों के अंतरण के लिए इस संबंध में संहिता के अंतर्गत जो धारा दी गई है 22 से और 25 तक जो प्रोविजन दिया है, जो नियम दिया बंद किए गए हैं वो पर्याप्त है, ठीक ना। इसके अलग, इसके आधारों के अलावा जो आधार दिए गए हैं 22 से 25 तक, वो आधार जो है किसी मुकदमे को अंतरण करने के लिए पर्याप्त माने जाएंगे। इसके अलावा कोई भी संहिता के अंतर्गत जो भी है आधार वो मान्य नहीं होगा। इसका मतलब है सेक्शन 151 के अंतर्गत जो है अंतरण नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। और एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय का जो बात का अंतरण है वो 151 के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। ये सेक्शन 22 से लेकर 25 में जो बंद किए हैं, जो आधार दिए गए हैं, उन्हीं आधारों पर आप मुकदमों का अंतरण करा सकते हैं, सिविल मुकदमों का अंतरण करा सकते हैं, ठीक है। और ये है, और धारा जो 23 है आपका वो इसी का पूरक है, ठीक है, 22 का जो है पूरक है, ठीक है। और इस तरह से है, और इसमें 24 जो है वो जिला न्यायालय और कि जो है आवेदन कर सकते हैं, और 25 जो है ये उच्चतम न्यायालय कर सकते हैं, ठीक है। 24 जो है आपका जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय मुकदमे का ट्रांसफर कर सकते हैं, वो आधार दिए गए हैं, और वो आधार सेक्शन 25 में दिए गए हैं जिसमें उच्चतम न्यायालय जो है वो मुकदमों का ट्रांसफर करता है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं सेक्शन 22, ठीक है। अब ठीक है, इस संदर्भ में ये है। अब बात आती है सामान्यतः जो है तमाम तुच्छ कारणों के आधार पर तमाम जो है
बिना किसी आधार के जो है मुकदमों का ट्रांसफर लोग कराना चाहते हैं, तो वो आधार अगर पर्याप्त नहीं है तो मुकदमे का जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, अंतरण उसका नहीं होगा। तुच्छ कारण या सामान्य जो है आपत्तियां पर अंतरण नहीं किया जाता, जिस कोर्ट में विचार मुकदमा चल रहा है वही उसी में चलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ठोस और सारवान आधार व्यक्त करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कोर्ट के समक्ष, तभी जो है मुकदमे का ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। तो इसके आधार पर ही होगा, ठीक है। एक केस रहा है इस संदर्भ में कि वो आधार पर्याप्त है कि नहीं पर्याप्त है, इस संदर्भ में एक केस रहा है, हम आपको बताते हैं। उसमें जो है वो माना नहीं है, ठीक है ना। वो केस आपका है कु सब्बाराव बनाम है लक्ष्मी नारायण, मेमस लक्ष्मी नारायण। ये केस आपका है, ये कर्नाटका का है, AIR 2009, AIR 2009, ये कर्नाटका हाई कोर्ट का निर्णय है। इसमें ये कहा गया कि कर्नाटका उच्च न्यायालय में इस आधार पर मामले को अंतरित करने से इनकार कर दिया कि जो आवेदन करता था उसने कहा कि पूर्व में भी इस न्यायालय के द्वारा, इस न्यायालय से वो अंतरण कराना चाहता था अपने मुकदमे को, पूर्व में भी इस न्यायालय ने हमारे विरुद्ध एक मुकदमा पारित किया है और इसलिए मैं दूसरा मुकदमा यहाँ से अंतरण कराना चाहता हूँ। तो ये आधार जो है कर्नाटका न्यायालय ने जो है ये मान्य नहीं किया और चल गया और कहा कि ये आधार जो है पर्याप्त नहीं है, कि क्योंकि इस आधार पर अगर वो दोष के आधार पर कोई निर्णय हुआ है तो उसके आधार पर ये नहीं आप कह सकते हैं कि दूसरे वाले मुकदमे में भी आपके साथ कोई जाति होगी, ठीक है ना। तो पूर्व मामले में आवेदक के विरुद्ध निर्णय दिया जाना वर्तमान मामले के साथ अन्याय होने की आशंका का कोई कारण नहीं हो सकता, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा, ठीक है ना। किसी मुकदमे में मान लीजिए आपको आपके खिलाफ हो गया है और उसी कोर्ट ने दूसरा फिर मुकदमा आपका है, तो ये मत मानिए कि मुकदमे में अगर खिलाफ हुआ तो इस मुकदमे में भी खिलाफ हो सकता है। तो दोष के आधार पर मेरिट और डिमेरिट के आधार पर मुकदमे का जो है वो निर्णय आएगा, ठीक है ना। तो ये से इस आधार पर जो है मुकदमे का अंतरण नहीं किया गया, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुकदमे को अंतरण कराने के लिए ठोस आधार होना चाहिए, ठोस और सारवान आधार होना चाहिए मुकदमे को अंतरण कराने के लिए, ठीक है ना। अब बात आती है कि सेक्शन 22 एक ये है कि जैसे कोई मुकदमा कई न्यायालयों में जुडिक्शन उसका है और वहां संसित किए सकते हैं तो अंतरित किए जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये है कि जैसे कोई मुकदमा का काज ऑफ एक्शन अराइज कहाँ हुआ, प्रतिवादी कहाँ रहता है, मतलब मुकदमा शुरू करने का विकल्प कई न्यायालयों में है। तो उसमें न्यायालय जो है ये देखता है कि प्रतिवादी के आवेदन पर, प्रतिवादी के ही आवेदन पर होगा, इसमें प्रतिवादी के आवेदन पर जो है और वादी को सूचित करते हुए वादी भी अपना जो भी आदेशन करेगा या स्वीकार करेगा उसको सुन करके अगर मुकदमे का निस्तारण के लिए आवश्यक है तो जो है मुकदमा वहीं अंतरण कर देगा, ठीक है ना। ये है कि अंतरण का जो स्पष्ट प्राविधान है इसलिए है क्योंकि जुडिक्शन हर पूर्व विकल्प में रूप में अगर पक्षकार उचित और ठोस आधार दे रहा है तो मुकदमे का अंतरण करने में कोई बुराई नहीं है, वो न्यायोचित होगा, ठीक है ना। और ये बात आती है और ये 22 के अंतर्गत अंतरण करने के लिए धारा 23 के अनुसार जो है
प्रतिवादी के द्वारा आवेदन न्यायालय में किया जाएगा। वो कहाँ किया जाएगा, अब उस चीज को हम बताते हैं आपको, ठीक है ना। 23 है कि आवेदन कहाँ किया जाएगा, उसी का एक पूरक है। तो ये है कि वो क्षेत्राधिकार रखने वाला कई न्यायालय हैं, अगर हैं एक ही अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो वहां आवेदन उस अपीलीय न्यायालय में किया जाएगा जिसके अधीनस्थ वो विभिन्न न्यायालय हों। जैसे मान लीजिए कोई न्यायालय है, ए न्यायालय है, बी न्यायालय है और सी न्यायालय है, और अपीलीय मतलब अपीलीय जो क्षेत्राधिकार एक कोर्ट के पास है, इन सबका अपीलीय क्षेत्राधिकार एक कोर्ट के पास है, वो है डी, ठीक है ना। तो इन मुकदमों को, जैसे मान लीजिए कोई मुकदमा यहाँ चल रहा है तो मुकदमे को ट्रांसफर करने के लिए, अंतरण करने के लिए जो भी एप्लीकेशन पड़ेगी वो डी के पड़ेगी। मतलब ये जो अपीलीय कोर्ट है क्षेत्राधिकार का, इन सबका, तो वही एप्लीकेशन आवेदन प्रतिवादी के द्वारा दिया जाएगा, ठीक ना। जहां न्यायालय विभिन्न अपीलीय न्यायालयों के अधीनस्थ हों लेकिन एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हों, वहां आवेदन इसी न्यायालय में किया जाएगा। जहां अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ हैं अलग अलग, ठीक है ना। अपीलीय न्यायालय मतलब ये जो न्यायालय है आपका, ये सुल्तानपुर का है और ये न्यायालय आपका अयोध्या का है, ठीक है ना। ये दो विकल्प है। तो ये जो है इन दोनों न्यायालयों जिसके अधीनस्थ होंगे अपीलीय के, वो होगा क्या होगा, हाईकोर्ट लखनऊ होगा, हाईकोर्ट इलाहाबाद होगा। तो वहां जो है प्रतिवादी के द्वारा सेक्शन 22 के अंतर्गत एप्लीकेशन पड़ेगा मुकदमे को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना। और एप्लीकेशन भी पड़ेगा तो उस आधार पड़ेगा। और जहां न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ में हों, जैसे एक मामला है यहाँ है, ठीक है ना, ये है, और एक मामला जो है मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का, और ये मामला उत्तर प्रदेश का है। ये दो न्यायालयों, उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ कोर्टों के मामले हैं। तो ये जो है उच्चतम न्यायालय जो है ये निर्धारित करेगा कि आवेदन यहाँ लिया जाएगा और जहां ये जो है ये होंगे, ठीक है ना। अब बात आती है स्थानीय स्थितियों में किया है। सर्वप्रथम ये देखा जाएगा कि क्षेत्रीय या स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत ये भी होगा कि जहां वादी ने वाद संसिद्ध किया, ठीक है ना। इस तरह से ये चीज है। और ये और मतलब ये है कि निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। ये वादी को अपने बात को संसिद्ध करने का अधिकार धारा 16 से 20 अंतर्गत है और होना चाहिए, ठीक है ना। और विभिन्न न्यायालयों में एक न्यायालय में बात संसिद्ध कर दिया गया हो, प्रतिवादी के द्वारा वादी द्वारा बात दाखिल करने को न्यायालय में छोड़कर से सभी एक न्यायालय में बात अंतरण करने का आवेदन प्रस्तुत किया हो, प्रतिवादी ने आवेदन 23 को लिखित न्यायालय में प्रस्तुत किया हो, प्रतिवादी उच्च न्यायालय में आवेदन करने से पूर्व वादी अन्य पक्षकारों को सूचित किया हो और मेरिट पर बहस हुई हो, प्रतिवादी को बात का अंतरण ऐसा आधार प्रस्तुत करना होगा जो मात्र प्रतिवादी की सुविधा पर निर्भर न करता हो बल्कि समुचित आधार हो, ठीक है ना। प्रतिवादी ने बात के स्थान के संदर्भ में धारा 21 पे आपत्ति प्रस्तुत न की हो। यह है जुडिशन के संदर्भ में सेक्शन 21 हमने बताया था, उससे आदेशन जो है था संभव शीघ्र नहीं किया है तो ये नहीं सुना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है। अब बात आती है सेक्शन 24 में यह है कि जिला न्यायालय और या उच्च न्यायालय किसी भी आवेदन पर या बिना किसी सूचना के स्वयं विवेक के किसी मामले के जो अधीनस्थ न्यायालय है वो एक जगह से दूसरी जगह से आमंत्रण कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है। उसको ये विवेकाधिकार है, बिना किसी आवेदन पर या अपने स्वयं विवेक के ही आधार पर वो जो है वो स्वप्रेरणा से उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय जिसके अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमे विचाराधीन है वो ट्रांसफर कर सकता है, अंतरण कर सकता है, ठीक ना। ऐसी किसी बात अपनी अन्य कार्रवाई जो सामने विचार निपटारे के लिए लंबित है अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसका निपटान करने के लिए सक्षम हो, ठीक है ना। कहाँ अंतरण करेगा, जो न्यायालय का विचार करने के लिए, निपटारा करने के लिए सक्षम हो, ठीक है ना। उसका अधीनस्थ न्यायालय लंबित बात
और अपील अन्य कार्यवाही का प्रत्याहरण कर सकता है। मतलब वो जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय वो उस मामले को पूरा अपने पास मंगा भी सकता है, ठीक है ना। जो मामला उसके अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहा है तो उस मामले को अगर वो चाहे तो अंतरण भी कर सकता है, और उस मामले को चाहे तो अपने यहाँ उसको जो है ला भी सकता है, और प्रत्याहार मतलब उसको ले सकता है और उसको स्वरूप में विचार निपटारा कर सकेगा, ठीक ना। और या किसी अधीनस्थ न्यायालय को जो है वो अंतरण भी कर सकता है, इसका प्रत्यार्पण कर सकता है। इस तरह से जो है सेक्शन 20 आपका कवर किया है, ठीक है ना। सेक्शन 74 के अंतर्गत जो है ये है जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है ना। इसके अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट जज है, अपर है, जो भी सहायक न्यायाधीश है न्यायालय के, वो जिला न्यायालय के अधीनस्थ ही कहलाएंगे। जो एडीजे हैं वो जिला न्यायालय के मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के ही अंडर में अधीनस्थ माने जाएंगे, ठीक है। कार्यवाही के अंतर्गत मतलब ये होता है किसी डिक्री आदेश के निष्पादन की कार्यवाही भी ट्रांसफर हो सकती है। किसी लघुबाग न्यायालय मतलब है जो मुकदमा किसी लघुबाग में चल रहा और लघुबाग का मुकदमा ट्रांसफर किया गया किसी अन्य कोर्ट में, तो वो कोर्ट उस मामले को लेकर के जो है वो लघुबाग न्यायालय माना जाएगा, क्योंकि लघुबाग वाला केस ट्रांसफर किया है तो कोर्ट जब भी सुनवाई करने के करेगा तो वो जो है लघुबाग के न्यायालय के रूप में माना जाएगा उस केस के संदर्भ में, ठीक है ना। अब इस प्रावधान से स्पष्ट है कि जो है वादी के पक्षकार आवेदन पर या पक्षकार के स्वयं के सूचना पर या स्वयं इच्छुक हो तो जो है जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है वो स्वप्रेरणा से बिना पक्षकार को सूचना दिए किसी मामले को विचारण के लिए अंतरण कर सकता है, किसी भी स्टेज पर कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में कर सकता है, किसी भी स्टेज पर कर सकता है। उस केस को विड्रा भी कर सकता है, निपटारा स्वयं भी कर सकता है या अधीनस्थ न्यायालय को ट्रांसफर कर सकता है, और निपटारे के लिए कोई भी जो है वो कार्यवाही जो है अंतरण किया सकता है, ठीक है। उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय कोई मामला अलग न्यायालय में वापस लेकर आने को लगभग समझे हमने बता ही दिया। अन्य कार्यवाही क्या है, ये डिक्री और निष्पादन कार्यवाही सम्मिलित है, इसमें डिक्री कार्यवाही भी जो है ट्रांसफर की जा सकती है, ठीक ना। अब बात आती है कि कोई बात अपील कार्रवाई किसी विचाराधीन है तो उस जिला न्यायालय के उसमें जो है ये हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से 24 जो है वो आपको क्लियर है कि ये है, ठीक ना। अब बात ये आती है कभी कभी अंतरण जो है वो दूसरे को व्यक्ति को हैरान और परेशान करने के लिए होता है, ठीक है। अब इसी केस में हम आपको बताते हैं कि पत्नी ने पति के विरुद्ध अंतरण का आवेदन किया, पति द्वारा पत्नी के आवेदन पर सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसी स्थिति में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पत्नी के आवेदन को न्याय हित में स्वीकार करते हुए पति द्वारा दाखिल जो मुकदमा था उसको अंतरण करने का आदेश दिया, ठीक है, जहां पत्नी द्वारा कोई बात संस्थित किया गया था, ठीक है ना। इस तरह से मान लीजिए इससे है और जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पत्नी माता निवास करती हैं उसमें वो कोर्ट जो है वो ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सेक्शन 24 आवश्यक है, ठीक है। आज यहीं तक, कल इस सेक्शन को और थोड़ा सा 24 और 25 को डिफाइन किया जाएगा नेक्स्ट, ओके, ऑल द बेस्ट।